अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम मनी वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मनी एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे। ठीक है, 3 टाइप ऑफ डेफिनेशंस जो हैं वो हम आज रीड आउट करेंगे जो आपके सिलेबस में M1, M2 एंड M3। सबसे पहले हमारे पास M1 ट्रांजैक्शन अप्रोच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, M1 जो है बेसिकली M1 मनी में जो आपके कॉइन्स, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आ जाते हैं। ठीक है, जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो आपके कमर्शियल बैंक्स के होते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स मींस जो लोग डिपॉजिट्स कराते हैं बैंक्स में अपने मनी या फिर अपने एसेट्स वगैरह। ठीक है, अब कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं आपके M1 डेफिनेशन का, जो कि इशू करते हैं बाय द मिंट ऑफ एनी कंट्री। मिंट जो होती है ये कॉइन्स इशू करने वाली कंपनी होती है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन कह लें जो कॉइन्स जो है वो इशू करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का। और जो कॉइन है वो रिप्रेजेंट करता है टोकन मनी। टोकन मनी मींस के कॉइन की जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है उसकी रियल वैल्यू से। फेस वैल्यू मींस जो कॉइन की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसे आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके जो मटेरियल उसके लिए यूज़ किया गया है, यानी कि रियल वैल्यू उसकी वो थी जिस मटेरियल से वो बना है, और फेस वैल्यू वो कि जो मार्केट वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो उसकी फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है उसकी रियल वैल्यू से, तो उसको टोकन मनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास करेंसी नोट्स इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। करेंसी नोट्स जो है ना बेसिकली आपके जो है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है वो इशू करते हैं, और इसमें क्या होता है कि नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। मींस नॉमिनल वैल्यू जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होती टैक्सेस की, इन्फ्लेशन वगैरह की, वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है वो उससे ज़्यादा होती है, और इसको क्रेडिट मनी भी कहते हैं। ठीक है, और जो करेंसी मनी पार्ट है ना, जो ज़्यादा मेजर पार्ट है मनी का, वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, और पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी करेंसी जो है वो इशू करता है। ठीक है, थ्रू रिज़र्व प्रोपोर्शनल मेथड मींस कुछ रिज़र्व्स रखता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने पास, और जिसके रिटर्न में वो आपको करेंसी जो है वो नोट्स इशू करके देता है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका 1 रुपये का नोट होता था पुराने ज़मानों में, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती थी, बट ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो नोट जो है वो एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि तमाम डिपॉजिट्स जो कि ड्रॉन करा सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो आप बैंक से जब भी आप डिपॉजिटर चाहे। ठीक है, वो तमाम डिपॉजिट्स, और इसको डिमांड डिपॉजिट्स को आप चेकिंग अकाउंट्स भी कहते हो। ठीक है, चेक्स जो होते हैं वो आपके मनी नहीं होती, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफ़र करवा लेते हो मनी के फॉर्म में, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड करते हो डिपॉजिट्स करके, तो वो आपकी मनी होती है। ठीक है, चेक्स आपके मनी फॉर्म में वो रिप्रेजेंट नहीं करते आपकी मनी को। और डिमांड डिपॉजिट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसके सब्स्टिट्यूट्स जो है वो यूज़ किए गए थे US में। ठीक है, और उनके ये नाम थे नेगोशिएबल ऑर्डर्स ऑफ विड्रॉल्स एंड सुपर नाउ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और इन सबको उन्होंने ऐड कर दिया कुछ को। ठीक है, सबको ऐड करके तो आपके पास M1 की उन्होंने डेफिनेशन सारी टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स जो है उन्होंने ऐड अप कर दी हैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू USA। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी M2 लिक्विडिटी अप्रोच, यानी कि लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। M1 की डेफिनेशन में नियर मनी नहीं थी, मींस कि आपके लिक्विड एसेट्स को आप फ़ौरन जो है मनी में चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो आपकी M2 डेफिनेशन है इसमें आपकी नियर मनी इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि ऐसे एसेट जिनको आप इजीली मनी में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, अब आपके M2 जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्टोर ऑफ वैल्यू को मनी की। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है, और जो आपकी M2 है उसमें आपके शामिल हो जाते हैं टाइम डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो भी बैंक से
जो भी उसका रेंट वगैरह होता है वो एक पीरियड के बाद 1 ईयर के बाद उसको पे करना पड़ता है। उसके लिए एक ट्रेजरी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है, बॉन्ड्स एंड शेयर वगैरह जो है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपकी M2 की डेफिनेशन क्या होगी कि M1 जो हमने ऊपर डेफिनेशन उसके M1 सारे के सारा सेविंग बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे, शॉर्ट पीरियड टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे, ट्रेजरी बिल आ जाएंगे, ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ मनी मार्केट आ जाएंगे, बॉन्ड्स एंड शेयर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास M3 डेफिनेशन ऑफ मनी। M1 और M2 हमने देखी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके मॉनेटरी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर चेंजिंग्स आई, ठीक है। उन चेंजिंग्स की वजह से आपके पास M3 डेफिनेशन जो है वो आई। M3 डेफिनेशन में आपके पास क्या आएगा कि लॉन्ग टर्म जो है वो टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे। M2 में आपके पास शॉर्ट टर्म थे, ठीक है, और म्यूचुअल फंड बैलेंसेस आ जाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स होते हैं इसके अंदर मिक्स, और इससे जो है इन्वेस्टर को जो है कुछ जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड्स बैलेंसेस में, क्योंकि उसको रिस्क नहीं लेना पड़ता। तो ये थी आपकी 3 काइंड्स ऑफ डेफिनेशन, M1, M2, M3। M1 में हमने देखा कि आपके जो कॉइन्स, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। M2 डेफिनेशन में आपकी नियर मनी आ जाती है, लिक्विडिटी एसेट्स आ जाते हैं जिनको आप इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें शॉर्ट टाइम पीरियड डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, आपके डिपॉजिट्स ऑफ मनी मार्केट, बॉन्ड, शेयर वगैरह सारा कुछ आ जाता है उसकी डेफिनेशन में। उसके बाद आगे आ जाती है M3 डेफिनेशन। M3 विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कंपोनेंट्स में जो चेंजिंग्स आई, ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम पे डिपॉजिट्स और बैलेंसेस को शो करती है, ठीक है। पहले हमने शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स को रीड आउट किया, इसमें ये डिफरेंट है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।